everyone. Today I am going to explain Essay 330 Audit Documentation. First, we will let us know what is audit documentation. Audit documentation is the audit record of audit procedures performed, audit evidences obtained, and conclusion reached. Audit documentation is also known as working paper. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ये मतलब है कि हम जो भी ऑडिट में कंक्लूजन्स लेते हैं या फिर हम प्रोसीजर्स लगाते हैं, एविडेंसेस जो हमें मिलते हैं या फिर हम कंक्लूजन्स निकालते हैं, उस सब को हम पूरा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस ये होता है कि ऑडिटर के पास एक एविडेंस रहता है कि उसने अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को पूरा किया, और उसके पास एक ये भी एविडेंस है कि उसने सारे लॉज एंड रेगुलेशंस लगाए हैं और उसने पूरे एसेस को फॉलो किया है। अकॉर्डिंग टू एसे उसने अपना ऑडिट किया। डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस ये है कि हम अपने ऑडिट को अच्छे से प्लान कर सकते हैं। अब अपने जो भी हमने काम दिया है एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को, उनको डायरेक्शन सुपरवाइज रिव्यू कर सकते हैं एंड अकाउंटेबिलिटी। फ्यूचर ऑडिट्स के लिए हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मतलब एक रिकॉर्ड बना रहेगा हमारे पास, एंड इट इज़ मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि हमने जो अपना ऑडिट करा है उसमें हमने क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखा है, मतलब हमने क्वालिटी बना के रखी है अपने पूरे ऑडिट में। एंड एक्सटर्नल इंस्पेक्शन टॉपिक इज़ कि अगर कोई भी फ्रॉड होता है या फिर उसको मतलब उसको वो फ्रॉड ना हो या फिर उसको डिटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की, पर उसकी कोई ऑडिटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती उसको फ्रॉड को डिटेक्ट करने की, क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस होते हैं ऑडिटिंग के। इस वजह से ऑडिटर सारे फ्रॉड्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की। और अगर उसको कोई डाउट होता है तो वो उस डाउट को मतलब ऑडिट प्रोसीजर्स को बढ़ा सकता है उस डाउट को कंफर्म करने के लिए या फिर डिस्पेल करने के लिए। डिस्पेल मतलब कि अपनी शंकाओं को, अपने जो उसके मन में थॉट्स आ रहे हैं कि ये गलत हो सकता है उसको दूर करने के लिए। और अगर कोई मिसस्टेटमेंट मिलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिससे कि फ्रॉड हो रहा है या फिर एरर हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ऑडिटर ने अपना जो ऑडिट है वो गलत किया या फिर इट लीड्स टू फेलियर ऑफ ऑडिट। हम इसलिए नहीं कह सकते कि फ्रॉड और एरर हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि इट इज़ अ फेलियर ऑफ ऑडिट। हम इसलिए नहीं कह सकते ऐसा अगर ऑडिटर ने कोई नेग्लिजेंट बिहेवियर नहीं करा हो। नेग्लिजेंट बिहेवियर इसलिए ऑडिटर विल नॉट बी नेग्लिजेंस। इसको हम कैसे बता सकते हैं? अगर उसने पूरे एसेस को यूज़ किया है अपने ऑडिट को करने के लिए और उसने सारे लॉज और रेगुलेशन को यूज़ किया है, तो इसका मतलब ये है कि ऑडिटर नेग्लिजेंट नहीं था ऑडिट करते हुए। और ऑडिट इसका मतलब ये नहीं कि ऑडिट फेल हो गया है। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग से ऑडिटर ये नहीं कह सकता, ये जस्टिफाई नहीं कर सकता कि इनकी वजह से ये फ्रॉड और एरर हो सकता है। उसको पूरे अपनी चेकिंग करनी चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं कि अगर इनहेरेंट लिमिटेशन है तो वो लेस देन परसुएसिव देगा। परसुएसिव मतलब ये होता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। इट मीन्स कि क्या क्या फैक्टर होंगे जिससे कि हमें अपने डॉक्यूमेंटेशन को बढ़ाना पड़ेगा या फिर कम करना पड़ेगा। पहला पॉइंट है कि साइज़ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी। अगर हमारे एंटिटी का साइज़ कम है तो हम डॉक्यूमेंटेशन कम करेंगे, और अगर हमारे एंटिटी का साइज़ बड़ा है तो हम डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज कि नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, कि अगर हमें लग रहा है कि इस एंटिटी का आईसी अच्छा है तो हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल ज़्यादा करेंगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज़्यादा करेंगे, तो हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल ज़्यादा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अगर हमें लग रहा है कि रोमम ज़्यादा है तो हम डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा करेंगे, और हमें लग रहा है कि रोमम मतलब कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है तो हम डॉक्यूमेंटेशन कम करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट है सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन। इससे मतलब ये है कि अगर हमें लग रहा है कि एविडेंस है कि फ्रॉड ज़्यादा है तो उसको भी रिकॉर्ड कर लो। इज नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड मीन्स इनकन्सिस्टेंसी। जैसे कि अगर हम क्लाइंट के पास जो बुक्स में डेटर्स हैं वो 25 लाख के दिख रहे हैं, और जो करंटली डेटर्स को हमने कॉल करके पूछा तो उनकी बुक्स में 5 लाख के दिख रहे हैं, तो इसमें इनकन्सिस्टेंसी होगी कि उन्होंने रिकॉर्ड करने में देर कर दी पर उन्होंने पेमेंट कर दी। तो ये भी एक फैक्टर हो गया कि हम डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा करेंगे। बेसिस ऑफ कंक्लूजन,
is also one of the factors. Audit methodology means कि हम क्या क्या मेथड्स यूज़ करते हैं, क्या क्या टूल्स यूज़ करते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, जैसे कि मैनुअल ऑडिट या फिर सॉफ्टवेयर ऑडिट. Topic is form, content and extent of audit documentation. The auditor should make audit documentation. Is form, content and extent of audit documentation. The auditor should prepare audit documentation which is sufficient for the experienced auditor to understand the NET of the nature, extent and timing of the audit procedures, result of the audit procedures performed, एंड मतलब कि जो ऑडिट प्रोसीजर्स हमने करे उसका रिजल्ट, या फिर ऑडिट एविडेंस जो मिले उसका रिजल्ट, या फिर कोई सिग्निफिकेंट मैटर था उस पर हमने क्या कंक्लूजन लगाने के लिए क्या प्रोफेशनल जजमेंट लगाई, ये सब समझ में आना चाहिए एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर को. तो ये सब हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में होना चाहिए. नेचर एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड in this, auditor should record characteristics of specific items. Specific items means account balance, transactions and procedure and disclosure. It means in this ऑडिटर विल रिकॉर्ड assertions जो उन्होंने टेस्ट करी हैं, फिर वो किस पर्सन ने टेस्ट करी है और कब तक, किस दिन तक टेस्ट करी हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स कब तक लगाए हैं, या फिर जो रिव्यू करा है किस पर्सन ने रिव्यू करा, कब तक रिव्यू करा है, ये सब हम इसमें बताते हैं. ऑडिटर जो है सिग्निफिकेंट मैटर, जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं वो मैनेजमेंट और TCWG मतलब कि दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ डिस्कस करता है, और उसके नेचर या फिर नेचर जो उसका डिस्कस करा, कब डिस्कस करा और कब तक डिस्कस करा, वो सब हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में बताते हैं. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और एक्सपीरियंस ऑडिटर कौन होता है? एक्सपीरियंस ऑडिटर वो होता है, चाहे वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो, पर वो एक एक्सपीरियंस्ड मतलब कि उसको एक प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए एसेज की, लॉज एंड रेगुलेशंस की, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है एंटिटी का, और ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन द एंटिटी कैसी है. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता है वो एक सब्स्टिट्यूट नहीं है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का, जबकि जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता है उसमें कुछ कॉपीज़ हो सकती हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की जो कि इम्पॉर्टेंट है, या फिर जो ऐसे कॉन्टेक्ट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं या फिर स्पेसिफिक हैं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट हो सकते हैं. पर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट ना ही सुपरसीडेड ड्राफ्ट होते हैं, जैसे कि कुछ ख़राब डॉक्यूमेंट्स या फिर जो पहले के ड्राफ्ट थे वो अब वर्किंग पेपर वो नहीं लगेंगे ऑडिट डॉक्यूमेंट में, या फिर हमने इनकम्प्लीट इंक्वायरी करी थी, कुछ प्रोसीजर्स करे थे तो उनके नोट्स भी नहीं लगेंगे, और प्रीवियस कॉपीज़ जिसमें कि टाइपोग्राफिकल एरर्स थे या फिर एरर्स डुप्लीकेट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ये सब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट नहीं होते. फिर हमने ये देखा था कि ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंट किसके पास होती है. ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंट होती है ऑडिटर के पास, वो एक ऑडिटर की प्रॉपर्टी है अनलेस स्पेसिफाइड बाय लॉ एंड रेगुलेशंस. उसकी मर्ज़ी है कि वो कुछ एक्सट्रैक्ट क्लाइंट को दिखा सकता है, पर सारे नहीं दिखा सकता क्लाइंट को. अगर उसको कुछ वो पता चल गया वो फ्रॉड हुआ या फिर वो तो हमें मतलब मिसलीड ही करेगा क्लाइंट, तो कुछ पोर्शन ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंट वो बता सकता है अपनी मर्ज़ी से. कंपनीज़ के केस में अगर ब्रांच ऑडिटर है तो ज़रूरी नहीं कि वो सारी कॉपीज़, तो प्रिंसिपल ऑडिटर के पास ये अधिकार नहीं है कि वो उससे उसकी वर्किंग पेपर्स मांगे, या फिर ब्रांच ऑडिटर के पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी फ़ोटोकॉपीज़ मतलब वो प्रिंसिपल ऑडिटर को अपनी कॉपी दे या फिर वर्किंग कॉपी दे. कोई कंपल्जन नहीं है ऑडिटर की, मतलब कि जो ओनरशिप होती है ऑडिट डॉक्यूमेंट की वो ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है, उसमें कोई मैनेजमेंट का या फिर TCW का इसका कोई हाथ नहीं होता. अब नेक्स्ट टॉपिक है कि ऑडिट फाइल क्या होती है. ऑडिट फाइल ये होती है कि ऑडिट फाइल एक फ़ोल्डर होता है जिसमें हम सारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का रिकॉर्ड बना के रखते हैं फॉर स्पेसिफिक एंगेजमेंट, एंड इट कैन बी इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, एंड ऑडिट फाइल इज़ परमानेंट और कैन बी टेम्परेरी. अब ऑडिट फाइल में हम अगर परमानेंट होगी तो हम उसमें परमानेंट जो हमें क्लाइंट के बार बार जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहेगी वो हम परमानेंट ऑडिट फाइल में रखेंगे. जैसे कि परमानेंट मतलब हम पैन रखेंगे उसका, या फिर CIN रखेंगे, या फिर हम मेमोरेंडम आर्टिकल्स की कॉपी रख लेंगे जो कि मेजर चेंजेस नहीं आते जिन डॉक्यूमेंट्स में. और करंट में हम जो चेंजेस होते रहते हैं मतलब जो डॉक्यूमेंट चेंज होते रहते हैं या फिर वो हम करंट ऑडिट फाइल में रखते हैं.
बिकॉज प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को हमें टाइमली बेसिस पे जब ऑडिट हो रहा हो तभी बना लेना चाहिए, जिससे कि ऑडिट की क्वालिटी बनी रहे और हम उसे टाइमली बेसिस पे रिव्यू और इवेलुएट भी कर सकते हैं। पर अगर हम उसको बाद में बनाएंगे तो वो इतना एक्यूरेट नहीं बन पाएगा जितना हम ऑडिट के साथ साथ ऑडिट डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करते रहेंगे, रिकॉर्ड बनाते रहेंगे। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो हम काम करने के बाद में बनाते हैं वो कम एक्यूरेट होता है जब हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन काम के बीच में बनाते हैं। टॉपिक इज़ असेंबली ऑफ ऑडिट फाइनल ऑडिट फाइल। इट मीन्स कि जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है उसको हमें एक ऑडिट फाइल में बनाना चाहिए एंड कंप्लीट और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहिए, फिर उसको असेंबल करना चाहिए एक ऑडिट फाइल में टाइमली बेसिस पे एंड आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट के 60 दिन के अंदर अंदर हमें ऑडिट फाइल को असेंबल करना चाहिए और उसको हमें ऑडिट रिपोर्ट के 7 साल तक संभाल के रखना चाहिए। और हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को ऑडिट रिपोर्ट के 60 दिन के अंदर अंदर चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि सुपरसीडेड ड्राफ्ट निकाल सकते हैं उसमें से, या फिर कंबाइन वर्किंग पेपर्स को कंबाइन कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, या फिर चेकलिस्ट को साइन कर सकते हैं, या फिर जो ऑडिट एविडेंसेस इंपॉर्टेंट है, या फिर हमें जैसे कि ऑडिट एविडेंसेस जो हमें ऑडिट रिपोर्ट के बाद मिले हैं या फिर हमने उस पर कुछ डिस्कशन करा है, एग्रीड करा है, उसको भी हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के साथ कंबाइन कर सकते हैं। पर उसके फिर हम 60 दिन के बाद हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते और उसको हमें 7 साल तक, मतलब कि हमें रिटेंशन पीरियड तक उसको संभाल के रखना पड़ेगा। और अगर हम उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, डिलीट करने हैं, डिस्कार्ड करने हैं, हम उसको डिलीट और डिस्कार्ड कर सकते हैं आफ्टर द रिटेंशन पीरियड, पर उससे पहले हमें उसे संभाल के रखना पड़ेगा। टॉपिक इज़ कंप्लीशन समरी, या फिर हम उसको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी बोल सकते हैं। तो जब बड़ी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की समरी बना लेते हैं, जैसे कि सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं, उनको कैसे हमने एड्रेस किया था उसकी समरी बना सकते हैं हम, और फिर हम उससे हमें इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट रिव्यू कर सकते हैं। या फिर ऑडिटर ये देख सकता है कि उसने जो एसएज हैं उनके साथ कंप्लाई करा है, या फिर उसका जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था कि उसको मतलब कोई मटेरियल नहीं होनी चाहिए, मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, या फिर रिपोर्ट बनानी है, वो उसने उसको फॉलो किया है या फिर नहीं किया है, इसलिए कंप्लीशन मेमोरेंडम बनाया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड रिलेटेड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट। इसका मतलब है कि अगर हम किसी मैटर का सिग्निफिकेंस जानना है या फिर वो कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं, तो हम उसमें ओवरऑल एनालिसिस ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना चाहिए इफेक्ट और सर्कमस्टेंसेस का। अगर हमें ये लगता है कि हम सिग्निफिकेंट मैटर्स को फॉर्म, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, कितना डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, हमें पता चलता है प्रोफेशनल जजमेंट से। प्रोफेशनल जजमेंट मीन्स नॉलेज, यूज़ ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एक्सपर्टीज़। किसी भी चीज़ में अपनी नॉलेज, एक्सपर्टीज़ को यूज़ करना। अगर ज़्यादा प्रोफेशनल जजमेंट होगी तो हम उसकी डॉक्यूमेंटिंग भी ज़्यादा ही करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन और प्रोफेशनल जजमेंट, अगर हम प्रोफेशनल जजमेंट की डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो ये हेल्पफुल रहता है ऑडिटर के कंक्लूजन्स को एक्सप्लेन करने के लिए। हेल्प टू रीइंफोर्स द क्वालिटी ऑफ जजमेंट, रिव्यूइंग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, और डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करने के लिए कैरिंग आउट सब्सिक्वेंट ऑडिट। of significant matters are matters that give rise to significant risk. It means इनहेरेंट लिमिटेशन का पॉइंट नंबर 4, जिसमें कि फ्रॉड आता है या फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, जिसमें कि बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, जैसे कि हम किसी भी फ्रॉड को या फिर एरर को पता लगाने में ऑडिटर को डिफ़िकल्टी होती है। जैसे कि नॉन कंप्लायंस, आपने किसी लॉ का नॉन कंप्लायंस कर दिया, या फिर आपने फ्यूचर इवेंट्स जिससे कि हमें लग रहा है कि फ्रॉड हो सकता है, या फिर ऐसे रिज़ल्ट, ऑडिट प्रोसीजर के रिज़ल्ट जिससे कि हमें पता लग रहा है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, या फिर ऐसे रिज़ल्ट जिससे कि हमें लग रहा है कि हमें दोबारा से रोमम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि रोमम चेंज हो सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है, या फिर ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कि हमें ऑडिट प्रोसीजर लगाने में डिफ़िकल्टी हो रही है, ये सब सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं। या फिर ऐसे एविडेंसेस, ऐसे सबूत हमें मिले हैं जिससे कि हमें ऑडिटर को ओपिनियन चेंज कर सकते हैं, जैसे कि क्लियर ओपिनियन दिया था उसने, पर अब वो मॉडिफाइड ओपिनियन देगा। और एविडेंस दैट कुड लीड टू इंक्लूजन ऑफ एम्फेसिस ऑफ मैटर्स पैराग्राफ इन ऑडिटर्स रिपोर्ट।
राइजिंग आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, अगर हमें लगता है कि मैटर ऑडिट रिपोर्ट बन चुकी है, उसके बाद भी कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें कि ऑडिटर जो है वो ऑडिट प्रोसीजर्स फिर से करेगा और न्यू कंक्लूजन ड्राफ्ट होंगे, तो उसमें ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा सर्कमस्टेंसेस, ऐसे सर्कमस्टेंसेस जिसमें से दोबारा से ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने पड़े और जो उसके ऑडिट प्रोसीजर्स उसने परफॉर्म करे और ऑडिट एविडेंसेस मिले और उसको कंक्लूजन्स जो मिले, या फिर किसने और कब वो चेंजेस किए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में। सेट हमने ऐसे 230 में इतना ही पढ़ा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में। और मैं आई वांट टू से थैंक यू टू नीरज अरोड़ा सर, जिन्होंने हमें असाइनमेंट दिया। इससे हमें कुछ तो सीखने को मिला कि मतलब जैसे हम कैसे फेस कर सकें। और ये बात सही है कि अगर हम पढ़ाएं तो फिर हमें भी ये पता चलेगा कि हमने कहाँ कहाँ गलती करी और हमने क्या क्या चीज़ सीखने में कुछ गड़बड़ करी, इससे कि हम आगे ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच सर।